हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज मैं आपके लिए एक आखिरी वीडियो लेकर आया हूँ रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का, क्लास 12th का। इस वीडियो में हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सो डेट द फंक्शन एफ आर से लेकर -1 से 1 तक डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन है वो आर है, ऑल रियल नंबर। बट जो इसका रेंज है वो -1 से 1 तक है, सच दैट कि 1 और -1 दोनों इंक्लूडेड नहीं है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इक्वालिटी का साइन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। ठीक है, इस जगह इक्वालिटी का साइन नहीं है, सिर्फ -1 से 1 तक बीच में एंड 1 एंड -1 एक्सक्लूडेड है। डिफाइंड बाई फंक्शन जो आपका दिया हुआ है 1x/1 प्लस मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो इस फंक्शन को हमें दिखाना है कि ये 1 1 एंड ऑन टू है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी आसान सवाल है ये। एफ एक्स क्या दिया हमारा, एफ एक्स है x/1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, और इसका जो फंक्शन का जो डिफिनेशन है वो आर से लेकर कहाँ तक है, x बिलोंग्स टू आर सच दैट -1 लेस देन x लेस देन 1। ऐसा ही है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आर से, दैट इज आर से लेकर -1, इसमें जो दोनों साइड का वैल्यू है -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं, एक्सक्लूड करके रखा गया। ठीक है, तो अब हमें इसको 1 1 प्रूफ करना है। तो फॉर 1 1 क्या करते थे हम लोग, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) अगर एज्यूम करते हैं, एंड इफ यू आर एबल टू प्रूव इट कि x1 इक्वल्स टू x2, देन विल से दैट f इज अ 1 1 फंक्शन। बट अब आप देखिए कि हमारे पास मॉड x है, तो पहले तो हम मॉड को हटाते हैं और उसको ट्रीट करते हैं। तो व्हेन, लेट्स से व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तब क्या होगा। जब x ग्रेटर देन 0 है तब हम क्या कहेंगे, मॉड x इक्वल्स टू x होता है ना, हमने आपको पढ़ाया था 11th क्लास में। तो चलिए एफ एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पर, एफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कर दीजिए, इक्वलिटी साइन ले लीजिए, तो x/1 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब एक और केस ले लेते हैं, व्हेन x इज लेस देन 0, देन क्या होता है, मॉड x इक्वल्स टू -x होता है ना। तो देन इस केस में एफ एक्स क्या होगा, x/1 -x, ये टर्म आ गया। ठीक, तो अब हम हमारे लिए जो फंक्शन है वो एक फंक्शन से बढ़कर अब दो डिफरेंट फंक्शन में टूट चुका है, जिसमें कि एक x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए डिफाइंड है और एक दूसरे में x लेस देन इक्वल टू के लिए डिफाइंड है। अब चलिए हम लोग फॉर ग्रेटर देन, फॉर व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब के लिए हम चेक करते हैं। तो f(x1) इक्वल्स टू f(x2) चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, तो f(x1) क्या होगा, x1/1 प्लस x1 इक्वल्स टू x2/1 प्लस x2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इक्वल्स टू, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x1 x2 इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2, राइट। अब x1 x2 तो इधर इधर कट जाएगा, ऑल राइट। बचता है क्या हमारे पास, x1 इक्वल्स टू x2 व्हेन whenever x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस रेंज के लिए, सॉरी इस डोमेन के लिए तो ये ऑलरेडी डिफाइंड है, और इसमें x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, मतलब इस डोमेन में दिस इज अ 1 1 फंक्शन। बट अब हमें x लेस देन इक्वल टू के लिए भी चेक करना है। तो व्हेन x लेस देन इक्वल टू, व्हेन x लेस देन 0, इन दैट केस f(x1) इक्वल्स टू f(x2) करते हैं। ठीक, f(x1) क्या होगा, x1/1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2/1 माइनस x2 होगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, तो देखिए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 माइनस माइनस, सॉरी x1 माइनस आ जाएगा यहाँ पर, x1 माइनस x1 टाइम्स x2, x1 टाइम्स x2 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो x2 माइनस x2 x1 टाइम्स x2, ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x1 इक्वल्स टू x2। तो आप कोई भी डोमेन चेक कीजिए, आइदर लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर बोथ डोमेन व्हाट वी आर गेटिंग इज दैट f इज 1 1। वाई, बिकॉज x1 इक्वल्स टू x2 दोनों साइड आ रहा है, यहाँ पे 2 आएगा, और इधर भी x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है, हेंस f इज 1 1 फंक्शन। ठीक, तो ये 1 1 फंक्शन तो हो गया। अब इसका अगर हमें ऑन टू दिखाना है, तो ऑन टू दिखाने के लिए क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, फॉर ऑन टू, क्या आएगा, c इज इक्वल टू आर। ये अगर प्रूव कर पाए तो मतलब ये ऑन टू है। तो इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ऑलरेडी गिवन है -1 से 1 तक। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर हमने कोडोमेन निकाल रखा है, ये -1 से 1 तक है ना। अब हमें इसका रेंज निकालना है, तो रेंज कैसे निकालेंगे देखिए, तो फॉर रेंज हम इसको y मान लेते हैं, y इक्वल्स टू x/1 प्लस मॉड x है। ठीक, ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब क्या होगा, व्हेन
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप देखिए तो y इक्वल्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं थोड़ा सा, तो y प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स है। अब x को एक साइड लेकर जाएंगे हम लोग, तो x माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू वाई। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो हम x कॉमन ले लेंगे, तो x वन माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है देखिए तो x इक्वल्स टू वाई बाई वन माइनस वाई। तो देखिए तो अगर y बाई वन माइनस वाई आ रहा है इस फॉर्म में आपका इक्वेशन, तो यहाँ से एक चीज़ तो ये समझ में आता है कि y कैन नॉट बी इक्वल टू वन। क्यों? क्योंकि जैसे ही y इक्वल्स टू वन होगा x कैन नॉट बी डिफाइंड, और x ऑलरेडी डिफाइंड है, तो दे यहाँ से हमें ये चीज़ तो पता चल गया कि y इज़ नॉट इक्वल टू वन। अब हमें एक चीज़ और देखना है कि जो फंक्शन था हमारा y इक्वल्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स था। अब आप ये देखिए, ये जो टर्म है वन प्लस एक्स, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स, क्योंकि वन प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्हेन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही अगर आप इस टर्म को जो डिनोमिनेटर है अगर आप इसको बड़ा कर दें, तो क्या हो जाएगा कि दिस विल व्हाट, दिस विल लेस देन वन, होगा कि नहीं होगा। ऑलवेज अगर x का वैल्यू लेस से वन लेते तो वन बाई वन प्लस टू, एक्स का वैल्यू टू लेते तो टू बाई टू प्लस वन थ्री, एक्स का वैल्यू फोर लेते तो टू बाई फोर प्लस वन फाइव, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। एक्स का वैल्यू आप कुछ भी लीजिए नीचे में, उससे एक बड़ा वैल्यू आता रहेगा ऑलवेज, है ना। तो मतलब क्या कि ये जो समथिंग है एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, दिस इज ऑलवेज लेस देन वन। ठीक, तो एक चीज हमें ये भी पता चल गई, दिस इज ऑलवेज लेस देन वन एंड वाई कैन नॉट बी इक्वल टू वन। तो y का जो वैल्यू है फ्रॉम दिस इक्वेशन, हमें ये पता चल रहा है कि y लेस देन वन, एक इक्वेशन मानकर चल रहे हैं। अब अगर हम दूसरा केस ले कि व्हेन x इज लेस देन जीरो, देन क्या होता है कि y इक्वल्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स आता है। ठीक, अब इसी सिमिलरली हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स आता है, और हम वाई एक्स को उधर भेजे तो x प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई बचेगा, और x कॉमन ले लीजिए तो वन प्लस वाई टाइम्स x इक्वल्स टू वाई बचेगा, और x को इधर ले आइए तो y अपॉन वन प्लस वाई बचेगा। तो अब आप देखिए कि एज सुन एज y बिकम्स इक्वल्स टू वन, तो y इक्वल्स टू अगर आप वन कीजिएगा, सॉरी माइनस वन कीजिएगा, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि y बाई वन प्लस वाई बिकम्स इनफाइनाइट, क्योंकि वन प्लस वाई में अगर y का वैल्यू आप माइनस वन डालते हैं तो दिस बिकम्स इन्फिनिटी, समथिंग बाई जीरो बिकम्स इन्फिनिटी, एंड हेंस दिस इज नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या करना है कि y इज नॉट इक्वल टू वन करना है, तो मतलब y नॉट इक्वल टू वन रहेगा, माइनस वन रहेगा, सॉरी y नॉट इक्वल टू माइनस वन रहेगा। एक तो ये चीज़ पता चल गया। दूसरा, अब आप इस इक्वेशन को देखिए, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई वन माइनस एक्स है, तो आप x का कोई भी वैल्यू लीजिए नेगेटिव में, ये क्या आएगा कि वन माइनस एक्स क्या आएगा, दिस इज ऑलवेज बिगर, है ना, ऑलवेज बिगर। तो मतलब क्या कि y का जो वैल्यू है दैट इज x बाई वन माइनस एक्स, दिस इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस वन, है ना। ये पॉजिटिव में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, ऑलवेज x लेस देन जीरो ले रहे हैं। ठीक, तो जो जो भी वैल्यू आएगा इसका, ये ऑलवेज माइनस वन से बड़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, अगर माइनस वन लेते तो माइनस वन अपन वन माइनस माइनस टू, तो माइनस टू आएगा। ठीक, तो माइनस वन से बड़ा है नंबर, है ना। माइनस वन छोटा नंबर है माइनस वन बाई टू से। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अगर नंबर लाइन आप खींचें, तो यहाँ जीरो आता है, यहाँ माइनस वन आता है, और ये माइनस वन बाई टू आता है। तो ध्यान रखिए, माइनस वन इज स्मॉलर, माइनस वन बाई टू इज बिगर। ठीक है, अगर आप x का वैल्यू अगर माइनस टू लीजिएगा तो माइनस टू बाई थ्री आएगा, तो दिस माइनस टू बाई थ्री इज अगेन बिगर, तो माइनस टू बाई थ्री इस जगह आएगा, है ना, माइनस टू बाई थ्री उस जगह आएगा। तो आप इससे क्या समझते हैं बेसिकली, इससे यही समझते हैं कि आप y का वैल्यू ऑलवेज माइनस वन से बड़ा आएगा, तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस वन। तो यहाँ से ये दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया हमारे पास, एंड y इज नॉट इक्वल टू माइनस वन ऑल्सो। तो ये यहाँ पे दूसरा इक्वेशन आ गया। तो अब आप देखिए, तो हम फ्रॉम वन एंड टू अब हम चलना चाहते हैं, तो फ्रॉम वन एंड टू क्या आएगा, फ्रॉम वन एंड टू हमें तो ये क्लियरली पता चल गया ना कि आपका देखिए तो वन में क्या था कि y लेस देन वन था, एंड टू में क्या था, y ग्रेटर देन माइनस वन था, है ना। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर दे तो क्या आएगा कि y का वैल्यू माइनस वन से लेके वन के बीच में आएगा, दैट इज माइनस वन लेस देन वाई लेस देन वन, यही आएगा ना, है कि नहीं।
तो अगर ये चीज़ आ रहा है आपका, तो मतलब क्या कि इसका जो रेंज है वो है -1 से लेके 1 के बीच में। और इसका कोर डोमेन जो था वो ऊपर में अभी हम निकाल के रखे थे -1 से 1 के बीच में, राइट। यहाँ पे कोर डोमेन हम लोग निकाल के रखे थे। तो जैसे ही ये कोर डोमेन इक्वल्स टू रेंज आता है, सी इक्वल्स टू आर आता है, तो हम लोग क्या बोल पाएंगे, दिस इज एफ इज ऑन टू फंक्शन। ठीक, ऑन टू फंक्शन, ये तो निकल गया। अब आप ये देखिए कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या ये बाइजेक्टिव भी होगा ना, ऑल्दो पूछा नहीं गया, बट यस दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो दैट द फंक्शन एफ आर से आर, यहाँ रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, ऑलराइट, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू इज इंजेक्टिव। तो हमारे पास जो एफ एक्स है, सॉरी, हमारे पास जो एफ एक्स है वो है एक्स क्यू, ऑलराइट। और ये डिफाइन कहाँ से कहाँ, तो एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे हमें इंजेक्टिव प्रूफ करना है। तो अब इंजेक्टिव का क्या मतलब होता है, याद कीजिए, इंजेक्टिव इज सेम एज क्या, 1 1, है ना। अब इंजेक्टिव इज सेम एज 1 1, तो आप याद कीजिए, इसको बनाने का दो तरीका, एक आप एनालिटिकल मेथड लगाइए और फिर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बट एज सुन एज यू टर्न टू कॉम्पिटिशन्स, वहाँ पे इतना सॉल्व करने का समय नहीं रहता आपके पास, तो एक छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक है एज इन कि आप उसको प्रैक्टिस के साथ समझ गए कि अगर आपको अगर 1 1 दिखाना है, तो आप क्या कीजिए, इसका एक ग्राफ प्लॉट कीजिए और उसके पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस खींचिए, देखिए कितनी जगह काट रहा है। अगर सिर्फ एक जगह काट रहा है, मतलब क्या कि किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सिर्फ एक वैल्यू ऑफ वाई आ रहा है, एंड फॉर दैट रीजन ये जो फंक्शन है ये 1 1 है। बट अगर आप एक से ज़्यादा जगह काटेगा, तो दो ऐसे वैल्यू आएंगे एक्स के जिसके लिए सेम वैल्यू ऑफ वाई है, बिकॉज आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच रहे हैं, तो वाई का वैल्यू पूरे लाइन पे सेम रहेगा, इस वजह से वो 1 1 नहीं होता है। तो अगर आप y इक्वल्स टू एक्स क्यू का प्लॉट करना चाहते हैं, तो देखिए अगर हम प्लॉट करें y इक्वल्स टू एक्स क्यू का, ये ऐसा आएगा क्या, ठीक है। और अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींचें, देखिए तो एक जगह ही कट कर रहा है क्या, अगर आप नीचे भी खींचिए, नीचे भी अगर क्लिक कट करते हैं, तो देखिए यहाँ अभी भी एक ही जगह कट कर रहा है, ये एक जगह एक लाइन कट कर रहा है, मतलब क्या कि दिस इज 1 1 फंक्शन ऑब्वियसली। सो आप तो इसको एनालिटिकली बोल पा रहे हैं, बट अगर बोर्ड एग्जाम में लिखना हो तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी लिखते हैं कि फॉर 1 1 एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, ऑल राइट, मतलब क्या कि x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब, है ना। और इसको एक साइड लेकर आते हैं, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो टर्म है ना, दिस विल नेवर बी इक्वल टू 0। अब क्यों नहीं है, अब आप यहाँ ध्यान से समझिएगा। हम पहले लेते हैं कि लेट केस 1, व्हेन x1 is greater than equal to 0 and x2 is greater than equal to 0, ठीक है। दोनों केस में दोनों वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, जब 0 लीजिएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा, ऑल राइट, तो 0 इक्वल टू 0 उसका कोई मीनिंग नहीं है। बट लेट्स से अगर आप ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि ये जो स्क्वायर एक नंबर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ समथिंग इज पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर एक पॉजिटिव है, और सम प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज बी गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। बट व्हाट अबाउट केस 2, जब दोनों निगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है, व्हेन x1 एंड x2 लेस देन 0। अब अगर दोनों लेस देन 0 है, मतलब क्या कि निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये तीनों पॉजिटिव नंबर का सम क्या कीजिएगा, तो पॉजिटिव आएगा, सो इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये केस भी सही है। अब तीसरा केस अगर हम लेते हैं कि x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 लेस देन 0, तब केस में क्या होगा, लेट्स से x1 ग्रेटर देन 0, तो स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, लेट्स से x2 नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज अगेन पॉजिटिव, तो ये दोनों तो पॉजिटिव होगा। अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे x1 टाइम्स x2 करते हैं, तो यहाँ पे भी तीन केस आता है, क्या कि जब x1 x2 बराबर हो, जब बराबर होगा तो लेट्स से 5 होगा, 5 इंटू 5 25, और पहला वाला जो नंबर है 5 स्क्वायर, तो 25 इंटू 25 कट के जीरो हो जाएगा, है ना, 5 इंटू -5 -25, और ये 5 का स्क्वायर 25, तो ये दोनों कट के जीरो, जो लेकिन लास्ट वाला टर्म है वो आपको पॉजिटिव रख देगा। तो जब इक्वल है दोनों,
तब के केस में तो ये ऑलवेज नॉन इक्वल टू जीरो। बट व्हाट अबाउट कि जब इक्वल नहीं है, लेट्स से x1 जो है बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स से x1 बहुत बड़ा नंबर है, लेट्स से 5000 है, ठीक, और x2 जो है छोटा नंबर है, छोटा लेकिन नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर लेट्स से -2, ठीक, तो 5000 का स्क्वायर 25 पे 6 शून्य, ठीक है, काफ़ी बड़ा नंबर, वो पॉजिटिव नंबर है। और जो x2 है इक्वल्स टू 2 है, -2 है सॉरी, तो -2 का स्क्वायर +4, तो वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन जो आपका जो बीच वाला जो नंबर है, बीच वाला नंबर x1 टाइम्स x2, तो ये तो माइनस हो जाएगा, -5000 इंटू -2, तो -10,000 आएगा, तो ये निगेटिव है ऑल दो, लेकिन जो x1 स्क्वायर है वो x1 स्क्वायर काफ़ी बड़ा है, इस वजह से ये माइन प्लस ये करेंगे तो तब भी ये पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। अगर सिमिलरली आप निगेटिव नंबर को लेते से आप बहुत बड़ा ले लेते हैं, तो भी क्या होगा, तो निगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होगा वो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव नंबर दे देगा, एंड हेंस x1 टाइम्स x2 जो होगा वो स्टिल पॉजिटिव करवा देगा आपको, क्योंकि x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर दोनों पॉजिटिव ही देने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस वजह से ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, अनलेस व्हेन x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू जीरो, उस केस में ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जब ये वाला टर्म जीरो नहीं है तो पहला टर्म जीरो होना चाहिए तभी होगा, तो जब पहला टर्म जीरो करेंगे तो x1 माइनस x2 इक्वल्स टू जीरो, तो x1 इक्वल्स टू x2 हो रहा है क्या। तो as soon as you have proved that x1 equals to x2, it means we can conclude from here that f is 1 1, है ना, f is 1 1, और 1 1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, तो यही तो प्रूफ करना था, ठीक। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था अगर आप एनालिटिकली सोचिए तो। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। गिवन है नॉन एम्प्टी सेट x, एक नॉन एम्प्टी सेट x है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट आपके पास x है यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर px, px क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। तो हमारे पास एक x है, हमारे पास एक x है, एक जो इसमें नॉन एम्प्टी सेट है, कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब px क्या बोल रहा है, px इज सबसेट्स ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, ठीक। तो अगर लेट्स से इसमें n एलिमेंट है तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर n, है ना, हमने पढ़ाया था आपको 11th क्लास में, ठीक है। अब चलिए एक रिलेशन डिफाइन करने को बोला जा रहा है, डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलोज। अब रिलेशन r बनाना इन px सच दैट कि फॉर द सबसेट्स a कॉमा b इन px, तो a कॉमा b, अच्छा ठीक है, तो px में से हम दो सबसेट ले रहे हैं a कॉमा b, a आर बी ओनली इफ a इज सबसेट ऑफ b। अब आप देखिए यहाँ पे, एक तो पहले आपको हम नोटेशन सिखा देते हैं, ए आर बी अगर लिखा है दिस इम्प्लाइज क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए कैपिटल आर कैपिटल बी, मतलब क्या, सबसेट ए एंड सबसेट बी इज सिमिलर एज ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर, ठीक। तो हमारे पास मतलब आर एक रिलेशन है जिसमें ढेर सारे ऐसे ऐसे करके दिए हुए हैं, ऑल राइट। जैसे यहाँ पे ए बी हो जाएगा दो सबसेट, यहाँ पे बी डी हो जाएगा दूसरा सबसेट, ठीक है। तो ए एंड बी आर इंडिविजुअली अ सेट, ए कॉमा बी अगर साथ में रखें तो ये चीज़ रिलेशन आर में तभी आएगा इफ़ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक। तो हर वो जो हमारे पास पी एक्स है, पी एक्स में सारे सबसेट है, लेट्स से अगर एक्स में 3 एलिमेंट्स थे, तो पी एक्स में ना कौन कौन से सबसेट होंगे, 1 2 3, 1 2 2 3 1 3, और 1 2 3 और एक 5, इतने सारे सबसेट्स बन सकते हैं अगर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स है एक्स में, तो है कि नहीं। आप एग्जांपल के लिए देखिए, लेट्स से अगर x है, x इक्वल्स टू 1 2 3, तो आपका जो पी एक्स आएगा ना यहाँ पर, पी एक्स सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो क्या आएगा, ये 5 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं है सॉरी, 1 2 आएगा, 2 3 आएगा, 1 3 आएगा, और ये क्लास जो है 1 2 3 आएगा, ठीक। तो टोटल 8 सबसेट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एंड 8, टोटल 8 सबसेट है। तो मैंने आपको बताया था ना कि इफ़ n इक्वल्स टू 3 देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 टू द पावर 3 बराबर 8, इसमें कोई दिक्कत नहीं,
ठीक, अब हमारे के पास क्या है कि इन्हीं सबसेट्स में से, इतने जो 8 सबसेट है या फिर जितने n टू द पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, इन्हीं सबसेट्स में से हम क्या करेंगे कि एक एक करके चूज करेंगे। ठीक है, तो दो एलिमेंट, दो सबसेट चूज करेंगे इसमें से, एंड दैट विल बी ए पार्ट ऑफ दिस रिलेशन आर ओनली इफ दोज टू सबसेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। ठीक, तो आप ये देखिए कि ये जो सबसेट है वन, ये जो एक सबसेट है वन, दिस इज ए सबसेट ऑफ 1 2 3, राइट। तो मतलब क्या कि ये दिस 1 and 1 2 3 कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन आर। ठीक है, तो हमें बस यही समझना था इससे। अब हमें क्या दिखाना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या चेक करेंगे, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन हमें पहला चीज चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता था कि ए कॉमा ए बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू, सॉरी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू पी एक्स, होगा कि नहीं। अगर हम ये दिखा पाए किसी तरीके से, देन वी कैन से कि दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो आप ये देखिए ए कॉमा इज विल बिलोंग टू आर कैसे होगा, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ ए, ये तो है पता ही है ना हमें, है ना। तो सबसेट, ए सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तभी तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कि जब x इक्वल्स टू 1 2 3 था, देन दिस 1 2 3 वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द सबसेट x, है ना। तो मतलब क्या कि दिस ए इज सबसेट ऑफ ए, तो वी कैन से दैट कि आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर हम सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, सिमेट्रिक, तो लेट अस अज्यूम कि लेट ए कॉमा बी इज इज बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब अगर आप अज्यूम कर ले रहे हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो मतलब क्या कि हमें अगर दिखा पाए किसी तरीके से कि बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तभी हम बोल पाएंगे दिस इज सिमेट्रिक। बट अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर कर रहा है, मतलब क्या कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, है ना, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बट इज इट ट्रू दैट बी इज ए सबसेट ऑफ ए? नो, दिस इज ऑलवेज रॉन्ग, है ना। ऑलवेज नहीं, बट इट कैन बी रॉन्ग इन सम केसेस। तो इस केस में बी कैन नॉट बी ए सबसेट ऑफ ए, है ना। तो मतलब क्या कि अगर ए इसका सबसेट नहीं है, मतलब वी कैन नॉट से कि बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर। मतलब क्या कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। ऑल राइट, अब लास्ट चीज चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है नहीं, ऑल दो जैसे ये सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो वी डू नॉट नीड टू गो फर्दर एंड वी कैन ऑलरेडी क्लेम दैट आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। बट अगर हम फिर भी थर्ड केस चेक करना चाहते हैं, तो थर्ड केस क्या कहता है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव है या नहीं, तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b comma c belongs to R, and if we are able to show that a comma c also belongs to R, then only we can claim that this relation R is a transitive relation। तो आप ये देखिए a comma b belongs to R है, मतलब क्या हुआ कि a is a subset of b, यहाँ से तो एक चीज पता चल गया, and b is a subset of c। तो can we claim that a is a subset of c? कर सकते कि नहीं कर सकते, एक बार चलिए देखते हैं। लेट्स से ये b है, b के अंदर a लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो a इज अ सबसेट ऑफ b, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट b इज अ सबसेट ऑफ c, मतलब क्या कि b के अंदर c लाई कर रहा है, सॉरी, b के अंदर c लाई कर रहा है ना। तो मतलब क्या कि a इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ c, मतलब यहाँ से तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो a इज अ सबसेट ऑफ c, अगर हम ये प्रूव कर पाए, मतलब क्या कि a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r, तो r इज ट्रांजिटिव। बट यहाँ पे कैवेट ये है ना कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिंस r इज नॉट सिमेट्रिक, so R is not an equivalence relation। ऑल राइट, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 अप टू n टू इटसेल्फ। काफी अच्छा, काफी आसान सवाल है, लेकिन काफी अच्छा सवाल है ये, आपके ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सेट है, हमारे पास क्या है, एक सेट है ए, लेट्स से सेट को ए बोलते हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 ऐसे ही अप टू n एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब n एलिमेंट्स है और हमें ऑन टू फंक्शन निकालना है टू इटसेल्फ, ऑन टू फंक्शन टू इटसेल्फ, तो ए क्रॉस ए पे जाना है, तो हमें क्या करना है, ए से ए पे जाना है, रिलेशन बनाना है ऐसा, है ना, ए से ए पे रिलेशन बनाना है। इसमें क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू n है, और इसमें क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू n है। ऑल राइट, अब हमें क्या करना, ऑन टू फंक्शन बनाना। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए कि नहीं। अब किसकी बात कर रही है तो बता ही नहीं किस इमेज की बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे थे कि हर एक एलिमेंट जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, वाई में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इसको हम वाई बोले, इसको एक्स बोले, तो हर वो एक एलिमेंट जो वाई में एग्जिस्ट कर रहा है उसका एक प्री इमेज एक्स में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक। एक से ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, तो आप ऐसा सोचिए कि एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक। अगर इधर का एक भी एलिमेंट खाली हुआ फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो सी इक्वल्स टू आर वाला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इसका रेंज कम हो जाएगा अगर इधर वाई का एलिमेंट एक भी छूटा रह जाता है तो, ठीक। तो अब आप ये देखिए कि पहला जो एलिमेंट है 1, इसके पास कितना प्रोबेबिलिटी, मतलब कितना अपॉर्चुनिटी है किस एलिमेंट से जुड़ने के, तो ये 1 से भी जुड़ सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, एंड डॉट 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 अप टू n से भी, तो ये n एलिमेंट से जुड़ सकता है। तो 1 जो है n से जुड़ सकता है। अब लेट्स से 1 जो है, आप 1 को 4 से, लेट्स से आप ऐड कर दिए, 4 से आप मान लीजिए 4 से इसको कनेक्ट कर दिए, ठीक। 1 को आप 4 से कनेक्ट कर दिए, तो अब जैसे ही आप 1 को 4 से कनेक्ट किए तो आपका एक एलिमेंट तो इधर घट गया, अब बचा आपके पास 2। 2 को कितने एलिमेंट से आप कनेक्ट करवा सकते हैं, तो n माइनस वन एलिमेंट से, ठीक। सिमिलरली 3, 2 जो है लेट्स से 3 से कनेक्ट हो गया, ठीक है, 2 जो है लेट्स से 3 से कनेक्ट हो गया, ठीक। तो अगर 2 3 से कनेक्ट हो गया तो आपके पास इस बार आप 3 को कनेक्ट करवाने के लिए कितने एलिमेंट बचेंगे, दो एलिमेंट कम हो जाएंगे, 3 और 4 तो हट चुका है, तो n माइनस टू बचेंगे। तो आप देखिए तो एक पैटर्न बनता जा रहा है क्या, कि हर एक एलिमेंट जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है, एक ना एक अपॉर्चुनिटी उसके पास घटता जा रहा है किसी से भी बाइंड होने का, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, अगला थर्ड एलिमेंट को 3 से, n माइनस थ्री से, एंड डॉट 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 अप टू 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए तो ये क्या होता है, ये तो क्या होता है, ये फैक्टोरियल n का डेफिनेशन है ना। तो मतलब क्या कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन शुड बी इक्वल टू फैक्टोरियल n, हो सकता है कि नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, ये यहीं पे खत्म होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि लेट ए बी, ए में 4 एलिमेंट है, -1 0 1 एंड 2, बी में भी 4 एलिमेंट है, -4 -2 0 एंड 2, ए और बी दो सेट है, एंड एफ कॉमा जी, एफ कॉमा जी कैसे डिफाइंड है, आप देखिए तो ए से बी पे डिफाइंड है, ऑल राइट, ए से बी पे डिफाइंड है, बी फंक्शन डिफाइंड, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स चलिए लिखते हैं हम लोग पहले। एफ एक्स जो है हमारा, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एफ जो है वो कैसे डिफाइंड है, तो ए से बी पे डिफाइंड है, और ए एंड बी दिया हुआ है -1 0 1 2, एंड बी जो है -4 -2 0 एंड 2, ठीक। एंड जी एक्स जो है, जी एक्स भी दिया हुआ है हमारे पास, जी एक्स क्या दिया हुआ है आप देखिए तो, जी एक्स है हमारा 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स -1/2 -1, बाप रे, ठीक है। इसको हमें इजिली सॉल्व कर सकते हैं, इजिली कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहले अच्छे से लिखते हैं। ये जो फंक्शन है ये 2 टाइम्स मॉड ऑफ एक्स -1/2 -1 है, ऑल राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए ना बस आपको क्या करना है कि मॉड को हटा देना, एंड देन यू आर गुड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए, ठीक। ये भी ए पे डिफाइंड है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इफ इज एफ इक्वल्स टू जी, इज, ठीक। तो आप ये समझिए कि हम कोई दो फंक्शन को इक्वलिटी कैसे दिखा सकते हैं। हम सेट को तो इक्वलिटी दिखाने के लिए क्या करते हैं कि ए और बी दो सेट है, अगर दोनों इक्वल करना है तो हम क्या करते थे, ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, देन विल सेट दैट ए इज इक्वल टू बी।
बट फंक्शन के केस में क्या कर सकते हैं, फंक्शन के केस में दो फंक्शन इक्वल है या नहीं, देखिए आप क्लियरली देखिए दो अलग अलग फंक्शन, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है और यहाँ पे टू मॉड ऑफ एक्स माइनस हाफ माइनस वन है, दो अलग अलग फंक्शन है, बट हमसे पूछ रहा है कि इज एफ इक्वल्स टू जी, क्या दोनों फंक्शन इक्वल है। दोनों फंक्शन इक्वल कब होगा, जब अगर इधर एक्स का कोई भी वैल्यू डाले और जो आउटपुट आए, और इधर एक्स का कोई भी वैल्यू और आउटपुट आए, अगर दोनों बराबर है फॉर ऑल इनपुट्स, तो आप कह सकेंगे कि ये फंक्शन जो है इक्वल है। ठीक, वैसे आपको इसने हिंट भी दे रखा है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ना, क्वेश्चन में ये हिंट दे रखा है, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि नोट दैट टू फंक्शंस एफ ए से बी जी ए से बी सच दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ जी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए आर कॉल्ड इक्वल फंक्शन। तो इक्वल फंक्शन का डिफिनेशन भी दे दिया है आपको, ताकि आपको आसानी हो, सहूलियत हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास चलो पहले जो ए है वो देखते हैं, ए क्या है। ए में हमारे पास चार एलिमेंट है, माइनस वन कॉमा जीरो कॉमा वन कॉमा टू। अब अगर इन चारों एलिमेंट के लिए एफ एक्स का वैल्यू और जी एक्स का वैल्यू एग्जैक्टली सेम आता है, then only we can say that fx and gx are equal। अब चलिए हम चेक करते हैं कि f ऑफ माइनस वन क्या आ रहा है। f ऑफ माइनस वन क्या आता है, माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस माइनस वन, माइनस वन का होल स्क्वायर वन, माइनस वन प्लस इक्वल्स टू टू। ठीक, अब f इक्वल्स टू जीरो पे क्या करेंगे, तो जीरो स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो। f ऑफ वन करते हैं तो वन स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और F2 पे क्या आता है देखिए, तो टू स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू फोर माइनस टू टू। ठीक, तो ये वैल्यूज तो हमारे पास निकल गई। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब हम जी एक्स का भी वैल्यू निकालेंगे फॉर ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स दैट इज प्रेजेंट इन ए। तो माइनस वन पे क्या आता है कि टू टाइम्स माइनस वन बाई टू माइनस वन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखिए, तो माइनस वन माइनस हाफ तो माइनस थ्री बाई टू, टू टाइम्स माइनस थ्री बाई टू, और मॉड को हटाएंगे तो माइनस थ्री बाई टू बिकम्स थ्री बाई टू, तो टू टाइम्स मॉड ऑफ माइनस थ्री बाई टू माइनस वन है ना, इसी को हम शॉर्ट में एक बार लिख देते हैं, अगली बार से नहीं लिखेंगे, बार बार इतना नहीं करेंगे, टाइम्स माइनस वन, तो ये टू टू कट गया, थ्री माइनस वन इक्वल्स टू टू। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो g ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू टू आ रहा है, यहाँ पे अभी g ऑफ माइनस वन एफ ऑफ माइनस वन इक्वल्स टू टू आ रहा था, तो दिस एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल फॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। नाउ लेट्स चेक अबाउट g ऑफ जीरो। g ऑफ जीरो क्या था, टू टाइम्स मॉड ऑफ जीरो माइनस हाफ माइनस वन। तो आप देखिए, तो माइनस हाफ क्या होता है, प्लस हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉड साइन लगा हुआ है माइनस वन, है ना। तो माइनस वन थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, माइनस वन थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ऑल राइट, तो यहाँ पे माइनस वन और ये टू टू कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, वन माइनस वन जीरो, बचेगा कि नहीं, है ना। तो चलिए जी जीरो तो निकल गया, अब जी वन निकाल के देखते हैं। टू टाइम्स वन माइनस वन बाई टू माइनस वन, तो वन माइनस वन बाई टू टाइम्स टू, वन माइनस वन जीरो। ठीक, और g ऑफ टू निकाल के देखते हैं, तो टू टाइम्स टू माइनस वन बाई टू माइनस वन। तो आप देखिए, तो टू माइनस वन बाई टू, थ्री बाई टू इन टू टू, थ्री थ्री माइनस वन टू, है कि नहीं, थ्री माइनस वन टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास टू। तो आप देखिए, तो यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, g ऑफ टू एंड f ऑफ टू इक्वल्स f ऑफ वन एंड g ऑफ वन इक्वल f ऑफ जीरो एंड g ऑफ जीरो इज ऑल्सो इक्वल एंड f ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू g ऑफ माइनस वन। तो मतलब क्या कि दिस एफ एक्स एंड जी एक्स आर इक्वल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। तो f एंड g आर इक्वल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x प्रेजेंट इन सेट A, है कि नहीं। हमें यही तो प्रूफ करना था कि f और g इक्वल है, बस हो गया, ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप आ गया, बोर्ड एग्जाम में ना हर साल एमसीक्यू टाइप भी क्वेश्चन आते हैं 8 या 10 स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपको उसको भी सॉल्व करने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। लेट ए बी ए सेट वन टू थ्री, एक सेट ए है जिसमें तीन एलिमेंट है वन टू थ्री, देन द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग वन टू एंड टू थ्री विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो अब हमें क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। और ए में हमारे पास तीन एलिमेंट है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री। अब चलिए, तो पहले रिफ्लेक्सिव है, तो हमारे पास पहले एक रिलेशन आर वन लिखते हैं जिसमें कि रिफ्लेक्सिविटी बनाते हैं। तो वन कॉमा वन, फिर आएगा क्या, फिर आएगा टू कॉमा टू, देन थ्री कॉमा थ्री, देन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है हमें वन कॉमा टू, देन वन कॉमा थ्री, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें तो दे रखी है। अब हमें पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या बन सकता है इससे, वन कॉमा वन, वन कॉमा सॉरी टू कॉमा टू,
देन 3,3, देन 1,2, देन 2,1, इधर 1 2,3, देन 3,2 एंड देन लास्ट 3,1 और इधर भी 1 सॉरी इसको 1, हाँ ठीक है, इसको 1,3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सारे बराबर ही है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो अब आप ये देखिए कि R1 में 1 1 2 2 3 3 तो आ जाएगा ताकि ये रिफ्लेक्सिव बन जाए। अब सिमेट्रिक बनाने बोल रहा है तो सिमेट्रिक में 1 2 को सिमेट्रिक बनाना है तो क्या करना होगा, 2 1 ऐड करना होगा, 1 3 को सिमेट्रिक बनाना है तो क्या करना होगा, 3 1 ऐड करना होगा, होगा कि नहीं, 3 1 ऐड कर दिया। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन दैट इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट यूज हो गए, 1 1 2 2 3 3, फिर आ गया 1 2 एंड 1 3, 1 2 एंड 1 3, देन हमें लाना पड़ा 2 1 एंड 3 1। तो अब चलिए एक बार चेक करते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रहे बट नॉट ट्रांजिटिव रहे। तो ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रहेगा, इसके लिए हम 1 1 2 2 एंड 3 3 कर लेंगे, और 1 2 तो रखना ही है, 1 3 भी रखना ही है, और 2 1 तो रखना ही पड़ेगा ताकि इसको हमें सिमेट्रिक बनाना है, एंड 3 1 भी रखना ही पड़ेगा इसको ताकि सिमेट्रिक बनाना है। तो हमारे पास बस बच जाता है ये दो एलिमेंट, और कुछ भी नहीं बचता है, 3 3 6 1 7 टोटल, नहीं नहीं और भी बच जाता है ना, 1 2 यूज हो गया, 2 1 यूज हो गया, 1 3 यूज हो गया, 3 1 यूज हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास सिर्फ दो एलिमेंट बचता है, 2 3 एंड 3 2। व्हाट व्हेन यू से कि अब अगर हम 2 3 ऐड करते हैं, 2 3 अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा इससे कि ये इसको रखने के लिए हमें 3 2 भी ऐड करना होगा तभी ये सिमेट्रिक बना रहेगा। बट जैसे ही आप इसको ऐड कीजिएगा 2 3 एंड 3 2 को, क्या होगा कि ये ट्रांजिटिव भी बन जाएगा, सारे सारे बन जाएंगे। कैसे देखिए, तो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 प्रेजेंट है, 1 2 है, 2 3 है और 1 3 प्रेजेंट है इस जगह, देन 1 3 है, 3 1 है, 1 1 प्रेजेंट है, 1 3 है, 3 2 है, लेकिन 1 2 भी प्रेजेंट है यहाँ पर, देखिए 1 2 इस जगह प्रेजेंट है। तो मतलब क्या, किसी भी फ्रंट पे आप कैसे भी रख लीजिए, आपको सारे एलिमेंट्स तो लेने ही पड़ेंगे। तो मतलब क्या कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, बट ट्रांजिटिव नहीं हो। तो इट मीन्स वी ओनली हैव वन रिलेशन, तो आंसर इज 1, दैट इज ए। चलिए ये क्वेश्चन क्या करे कि लेट ए बी 1 2 3, एक सेट ए है जिसमें तीन एलिमेंट है 1 2 एंड 3, देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2। अब हमें एक बताना है कि कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जिसमें 1 2 तो एटलीस्ट रहना ही चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कितने रिलेशन बनेंगे। पहला हम R1 लिखने का कोशिश करते हैं। एक चीज उसको लिखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे, 1 1 2 2 3 3, देन 1 2 2 1 2 3 3 2 एंड 1 3 3 1। ऑल राइट, इतने ही है, इसी में से चूज करके बनाना है और हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं, तो 1 1 2 2 3 3 ऑल ए आ जाएंगे इसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव बन गया। अब इसको हम सिमेट्रिक देखते हैं, तो पहले हमें कंडीशन है कि 1 2 दिया हुआ है, जैसे ही 1 2 तो कंपलसरी रखना है हमें, मतलब क्या कि 1 2 अगर कंपलसरीली रखेंगे तो हमें 2 1 भी रखना पड़ेगा, राइट, 2 1 भी रखना पड़ेगा। तो 2 1 तो डाल देते हैं इसमें, 2 1 आ गया। अब 1 2 2 1 आ गया, तो मतलब क्या, तो ये तो एक रिलेशन बन गया ना, दिस इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन दैट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसे कि यहाँ से यहाँ तक तो ये रिफ्लेक्सिव, ये और ये मिलाकर सिमेट्रिक, और 1 2 2 1 तो 1 1 तो है ही यहाँ पर, तो ये ट्रांजिटिव, तो R1 तो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब अगर हम इससे और बड़ा रिलेशन लिखना चाहते हैं तब देखते हैं क्या क्या होता है, 1 1 2 2 3 3, इतना तो चाहिए ही, हमें चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए क्योंकि ये रिफ्लेक्सिविटी शो करेगा। फिर 1 2 और 1 2 डालें तो 2 1 चाहिए ही। अब इसमें हम एक एलिमेंट ऐड करते हैं, पहले देखते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट यूज कर चुके हैं। 1 1 2 2 3 3 ऐड हो चुका है, 1 2 एंड 2 1 भी ऐड हो चुका है, करेक्ट। तो अब हमारे पास सिर्फ चार एलिमेंट बचता है, लेट्स से हम ऐड करते हैं 2 3। हम एज सुन एज वी ऐड 2 3 तो हमें 3 2 भी ऐड करना होगा, क्यों, क्योंकि ताकि ये सिमेट्रिक बना रहे। लेकिन अब आप ये देखिए कि 1 2 है यहाँ पे, 2 3 है यहाँ पे, और इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको 1 3 भी ऐड करना होगा, और जैसे आप 1 3 ऐड किए तो आपको 3 1 भी ऐड करना होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक बनाना है, ठीक। तो इसको, इसके और इसकी वजह से हम 1 3 ऐड किए ताकि ये ट्रांजिटिव बने, बट जैसे ही इसको ऐड किए तो हमें ये भी ऐड करना पड़ा ताकि ये सिमेट्रिक भी बने। अब आप ये देखिए तो सारे एलिमेंट तो आ ही गए ना, 3 3 6 और 3 9, मतलब क्या, दिस इज द लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी पॉसिबल फ्रॉम ए क्रॉस ए। तो हमें हमें क्या दिख रहा है कि सिर्फ दो एलिमेंट, दो ऐसे दिख रहे हैं रिलेशन जो कि
इक्विवेलेंस रिलेशन है विच ऑल्सो कंटेन्स 1 2 एंड 1 2, दोनों केस में 1 2 है हमारा। तो मतलब करेक्ट आंसर वुड बी बी, आंसर वुड बी बी ऑप्शन, दैट इज 2। तो करेक्ट आंसर को मार्क कर देते हैं यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था ना, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1। अगर आप पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, 2 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार 2 बार रिवीजन कर लेते हैं, तो देन यू आर श्योर शॉट कि आप बोर्ड एग्जाम में ना 4 से 5 मार्क्स जो भी इस चैप्टर में असाइंड है वो आपका गारंटीड आ जाएगा, फुल मार्क्स आ जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, बस ध्यान रखना है आपको कि जो कंसेप्ट है वो अच्छे से पढ़ लीजिए, जो इसके एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर लीजिए, और मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस सॉल्व प्रॉब्लम वो भी याद से पूरा पूरा कीजिएगा। अगर उसको नहीं करते हैं तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिस हो जाएंगे, और बोर्ड एग्जाम में जनरली जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना वो इन्हीं मिसलेनियस एक्सरसाइजेज से ही आते हैं। तो आपको इनको काफी अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर 1। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेकर आएंगे, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ दिस पार्ट चैप्टर 1, क्योंकि इसमें हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा, तो उस अगले चैप्टर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स फंक्शंस पढ़ेंगे, तो एक स्पेशल केस है ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।